अब देखो अभी तक हम लोग क्या डिस्कस कर चुके हैं। अभी तक हम लोगों ने कैलकुलेट करी थी पोटेंशियल एनर्जी। फर्स्ट हमने कैलकुलेट करी थी किसी एक चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम के कारण, और फिर बाद में हमने कंसिडर किया था, कैलकुलेट किया था कि पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे। वहां पे मैंने एक एग्जांपल लिया होगा, और याद है वहां पे हमने एग्जांपल इस तरह से लिया था कि अगर मेरे पास यहां पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और यहां पे इसका साइड की लेंथ ए, इसकी साइड की लेंथ ए, यहां पे अगर मैंने चार्ज कोई प्लेस कर दिया कैपिटल क्यू, यहां पे क्यू, यहां पे क्यू, तो वहां पे हमने पहले कैलकुलेट करी थी पोटेंशियल एनर्जी किसी एक चार्ज बॉडी की बाकी चार्जेस के कारण। तो जैसे मैं अगर तुमसे पूछता हूं कि इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है कि इस चार्ज को इन्फिनिटी से यहां तक लाने में वर्क कितना हुआ। जो वर्क होगा वही उसकी क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी थी। और याद होगा पोटेंशियल एनर्जी हमने कैसे कैलकुलेट करी थी, वहां पे हमने पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करी थी चार्ज इनटू इस पॉइंट का पोटेंशियल। अब बताओ इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना था, इसके कारण वहां पे था के क्यू बाय ए, इसके कारण भी वहां पे क्या हो गया के क्यू बाय ए। देखो यही कि नहीं वहां पे कि हमने लॉजिक क्या यूज किया, हमने वहां पे लॉजिक यूज किया था कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल का मतलब है 1 कूलम चार्ज को लाने में किया गया वर्क। तो अगर मैं क्यू चार्ज को लेके आ रहा हूं तो रिजल्ट यही है कि नहीं वहां पे। तो ये तो है एक चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी, किसके कारण, इन चार्जेस के कारण। तो हमने ये केस डिस्कस किया था। फिर नेक्स्ट हमने केस डिस्कस किया था कि अगर इस पूरे को अगर हम सिस्टम मान रहे हैं तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो वहां पे मैंने क्या लिखवाया था, किसी सिस्टम की अगर पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो इसका मतलब है कि हमें इमेजिन करना है कि ये सभी चार्ज पहले कहां पे थे, इन्फिनिटी पे थे। ये जितने भी चार्जेस हैं ये सभी चार्ज हमारे इन्फिनिटी पे थे, और इन्फिनिटी से इन चार्ज को हम एक एक करके लेके आते हैं, और उस केस में हमें जो टोटल वर्क परफॉर्म करना पड़ता है इस अरेंजमेंट को फॉर्म करने के लिए, वही हमारी सिस्टम की क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी थी। क्लियर है यहां पे। तो अब सबसे पहले जो फर्स्ट चार्ज आएगा तो उसको लाने में तो कोई वर्क नहीं होगा, लेकिन जब मैं सेकेंड चार्ज को यहां पे लेके आऊंगा तो यहां पे वर्क होगा, और वर्क हो जाएगा चार्ज इनटू इसके कारण यहां पोटेंशियल था के क्यू बाय ए प्लस। अब देखो ये चार्ज आ गया, ये चार्ज आ गया, जब मैं इस क्यू चार्ज को लेके आऊंगा तब मुझे वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा, वो कितना होगा, चार्ज इनटू, अब इस पॉइंट पे पोटेंशियल इन दोनों के कारण है तो वो हो गया के क्यू बाय ए प्लस के क्यू बाय ए। दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो W1 प्लस W2 ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने यही पढ़ा था। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है किसी भी चार्ज बॉडी को इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में किया गया वर्क। तो पोटेंशियल एनर्जी हम एक चार्ज बॉडी की भी कैलकुलेट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी वहां पे हम सिस्टम की भी कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, इसमें चाहो तो कुछ न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक न्यूमेरिकल लिखो वहां पे, और देखो क्वेश्चन नोट डाउन करो। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फिगर शोज एन अरेंजमेंट ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस। फिगर शोज एन अरेंजमेंट ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस। द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस अरेंजमेंट इज 0। कैलकुलेट द रेशो स्मॉल क्यू बाय कैपिटल क्यू। तब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में इस तरह से डायग्राम है। यहां पे जो चार्ज है ये चार्ज है प्लस क्यू, यहां पे जो चार्ज है वो चार्ज भी यहां पे कितना है, प्लस क्यू। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 2r, और इसके मिड पॉइंट पे हमने माइनस क्यू चार्ज को लाके क्या किया है, प्लेस किया है, और इसको हमने प्लेस किया है कितने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे। देखो है कि नहीं है,
क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज स्मॉल क्यू चार्ज। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फिगर शोज एन अरेंजमेंट ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस, द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस अरेंजमेंट। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस सिस्टम की जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी है वो टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 है। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है स्मॉल क्यू बाय कैपिटल क्यू का रेशो। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, तो सबसे पहले हमें सभी चार्ज को मानना है कहां पे, इन्फिनिटी पे। तो ये सभी चार्ज मेरे इन्फिनिटी पे, ये डिस्टेंस है 2r और ये जो मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट कितना है, r। सबसे पहले हम क्या करें, एक चार्ज को लेके आते हैं। तो जब फर्स्ट चार्ज को लेके आएंगे तो कोई फील्ड नहीं है, तो उस केस में वर्क क्या हो गया, 0 हो गया। अब मान लो अगले स्टेप में हम किसको लेके आ रहे हैं, इस स्मॉल क्यू को यहां पे लेके आ रहे हैं। अब जो वर्क होगा, वर्क हमें इसकी फील्ड के अगेंस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा, और वर्क कितना होगा, चार्ज इनटू इस पॉइंट का पोटेंशियल। इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो गया, के क्यू बाय 2r। देखो है कि नहीं वहां पे। तो अगले स्टेप में ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाय 2r। फिर अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, माइनस क्यू चार्ज को लेके आएंगे। जब माइनस क्यू चार्ज को लेके आओगे तो वर्क डन क्या होगा, अब वहां पे याद रखना क्या लिखा जाता है, जब हम फॉर्मूला यूज करते हैं तो वहां पे चार्ज और पोटेंशियल साइन के साथ कंसिडर करते हैं, तो यहां पे चार्ज नेगेटिव। अब इस पॉइंट पे पोटेंशियल इसके कारण भी होगा और इसके कारण भी होगा, तो रिजल्ट हो जाएगा के क्यू बाय आर प्लस के क्यू बाय आर। तो रिजल्ट वहां पे हो जाएगा माइनस 2 KQ इंटू कैपिटल क्यू बाय आर। देखो है कि नहीं है वहां पे। अब पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो पूरे सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो इन सब का समेशन होगी। तो रिजल्ट क्या हो गया, रिजल्ट हो गया के क्यू स्क्वायर बाय 2r माइनस 2KQ कैपिटल क्यू बाय आर, और ये तुम्हारा वहां पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब बताओ इसको अगर सॉल्व करोगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी के क्यू स्क्वायर बाय 2r, और उस साइड वाली टर्म क्या हो जाएगी 2KQ कैपिटल क्यू बाय आर। ये आर कैंसिल आउट होगा, के भी तुम्हारा कैंसिल आउट होगा। अगले स्टेप में क्यू, एक क्यू भी कैंसिल आउट होगा, तो क्यू इक्वल्स टू कितना हो गया, 4Q हो गया। तो Q बाय कैपिटल Q इसका रेशो हो जाएगा 4:1। देखो है कि नहीं वहां पे। तो जो आंसर आता है वो आंसर आता है 4:1। इसी तरह से हम सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जब हमने सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करी थी तो वहां मैंने 2 केसेस लिखवाए थे। एक केस होता है जब सिस्टम किससे मिलके बनता है, पॉइंट चार्ज से, और आगे हम बात करेंगे उस सिस्टम की जो पॉइंट चार्ज से मिलके नहीं बना होगा। इनफैक्ट वहां पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस होता है। तो वहां पे मैंने 2 केस बोले थे, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं सिस्टम की तो 2 केस बनते हैं। एक केस बनता है जब सिस्टम पॉइंट चार्ज से मिलके बनता है, और दूसरा केस बनता है जब हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हो गया, रिंग, डिस्क, रॉड, शेल, स्फीयर, ये सब हमारे क्या है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। क्लियर है इतना यहाँ पे। और इसमें एक और क्वेश्चन लिखो वहां पे, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 2 पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ मास m एंड चार्ज q आर रिलीज्ड व्हेन दे आर एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम ईच अदर। व्हाट इज द स्पीड ऑफ ईच चार्ज पार्टिकल व्हेन दे आर एट अ डिस्टेंस 2r। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है 2 पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ, हमारे पास 2 चार्जेस हैं, दोनों का चार्ज Q है, दोनों का मास कितना है, m है। अब इसको हमने कहां पे रिलीज किया है, दे आर रिलीज्ड व्हेन दे आर एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल r फ्रॉम ईच अदर। तो यहां पे Q चार्ज है, यहां पे एक Q चार्ज है, और इनको हम ला के रिलीज कर रहे हैं जब दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, r है।
अब बताओ, जैसे हम इसको रिलीज करेंगे तो ये इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और कंजर्वेटिव है। जितना फोर्स ये इसके ऊपर अप्लाई करेगा उतना ही फोर्स ये इसके ऊपर अप्लाई करेगा। इसका मतलब है किसी भी टाइम पे अगर हम देखेंगे तो दोनों चार्ज पे लगने वाला फोर्स तो हमेशा सेम रहेगा। फोर्स को हम क्या लिखते थे? फोर्स को हम लिखते थे मास इनटू एक्सेलरेशन। दोनों का मास अगर सेम है तो इसका मतलब है कि दोनों पार्टिकल का एक्सेलरेशन भी क्या है? सेम है। और दोनों पार्टिकल का एक्सेलरेशन सेम है, इसका मतलब है किसी भी टाइम पे अगर देखोगे तो दोनों की वेलोसिटी भी क्या होगी? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वहां पे सेम होगा। अब जैसे हम रिलीज करते हैं तो कुछ टाइम बाद ये जो चार्ज पार्टिकल है इनके बीच का डिस्टेंस हो जाता है 2r। उस टाइम पे अगर इसकी स्पीड v होगी तो इसकी स्पीड भी v होगी। और क्यों हम बोल रहे हैं दोनों की स्पीड सेम है? क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन वहां पे क्या रहा है? सेम रहा है। अब बताना है कि उस टाइम पे इन दोनों चार्ज पार्टिकल के पास स्पीड कितनी है। तो अब सबसे पहले क्या करो, इन दोनों को मिला के डिफाइन कर दो सिस्टम। अब जो भी सिस्टम है, सिस्टम में लगने वाला फोर्स कैसा है? कंजर्वेटिव है। अगर हमारे पास कोई सिस्टम है तो सिस्टम पे लगने वाला फोर्स वहां पे कैसा है? कंजर्वेटिव है। अच्छा, अब फोर्स अगर कंजर्वेटिव होगा तो हम लोगों ने क्या लिखवाया था? सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी। तो अगर मैं इनिशियल एनर्जी की बात करूं तो यहां पे मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो यहां पे हम काइनेटिक और पोटेंशियल की बात करेंगे। अब बताओ, दो चार्ज बॉडी होगी तो फॉर्मूला था पोटेंशियल एनर्जी का K(Q1 Q2) बाय कितना? R। देखो यही था कि नहीं था फॉर्मूला वहां पे? K(Q1 Q2) बाय R, ये कि नहीं वहां पे? अच्छा, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी वो तो होगी K(Q1 Q2) बाय R। काइनेटिक एनर्जी इनिशियली क्या है? 0। बाद में अगर देखोगे तो ये हो जाएगा Q बाय कितना? 2R। साथ में एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ½ mv², दूसरे की भी क्या होगी? सेम होगी। अब इन दोनों को वहां पे इक्वेट कर दो तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? रिजल्ट हो जाएगा KQ² बाय 2R इक्वल्स टू mv²। और यहां से हमें मिल जाएगी पार्टिकल की स्पीड। क्लियर है ना? तो इस तरह से वहां पे हम एनर्जी कंजर्वेशन क्या करते हैं? यूज करते हैं। क्लियर है ना? अब नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी तक जिस सिस्टम की हमने बात करी थी वो सिस्टम पॉइंट चार्ज से मिलकर बना था। हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम अब उन बॉडी की बात कर रहे हैं जहां पे मास का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? कंटिन्यूअस है। अच्छा, ये जो पोटेंशियल एनर्जी आती है, ध्यान ना, अगर हम कोई कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन ले रहे हैं और उसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी आती है तो इसको हम सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं। समझ में? अगर हमारे पास कोई कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है तो उस केस में उसने जो पोटेंशियल एनर्जी है उसके पास, या उसने जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करके रखी है, उसी को वहां पे हम बोलते हैं सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है ना? अब सबसे पहला केस हम क्या कंसिडर कर रहे हैं? सबसे पहला केस हम कंसिडर कर रहे हैं एक शेल का। तो यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं? एक शेल है। शेल का रेडियस कितना है? कैपिटल R। और इस शेल को हम फाइनली चार्ज कितना दे रहे हैं? Q। तो Q यहां पे क्या है? Q यहां पे टोटल चार्ज है। तो हमारे पास एक शेल है, शेल का रेडियस R है, शेल को हमने टोटल चार्ज कितना दिया? कैपिटल Q। ये टोटल चार्ज सरफेस पे जाके डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और अब मैं तुमसे अगर पूछता हूं कि इस शेल के पास
कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, तो इस शेल के पास जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको हम सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं। क्लियर ना? अच्छा, अब इस सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी को हम कैलकुलेट कैसे करें? तो मैंने क्या बोला है, सभी चार्ज पहले कहां पे थे? इंफिनिटी पे थे। अब इंफिनिटी से हम लेके आ रहे हैं और उस सिस्टम को हम फॉर्म कर रहे हैं, उस सिस्टम को या उस कॉन्फ़िगरेशन को। उस सिस्टम और कॉन्फ़िगरेशन को फॉर्म करने में हमने जो वर्क परफॉर्म किया वही उस बॉडी या सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर जाता है, जिसको वहां पे हम नाम देते हैं सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो, इस शेल पे टोटल चार्ज Q है और ये चार्ज को हम 1/1 इंफिनिटी से लेके आए हैं। ऐसा नहीं कि एक साथ हम Q चार्ज को लेके आए होंगे, ये चार्ज तो कंटिन्यूअसली आया होगा, तब जाके फाइनल चार्ज कितना बना होगा? कैपिटल Q बना होगा। चार्ज हम कहां से लेके आ रहे हैं? चार्ज हम लेके आ रहे हैं इंफिनिटी से। अब मान लो किसी t टाइम पे इस पे चार्ज ऑलरेडी Q आ चुका है। तो किसी t टाइम पे इस पे चार्ज आ गया, वहां पे कितना? स्मॉल q। देखो है, अब देखो किसी टाइम पे अगर इस पे चार्ज स्मॉल q आ चुका है, तो बताओ इस चार्ज के कारण इसके सरफेस पे पोटेंशियल कितना आया होगा? पोटेंशियल आ गया होगा KQ/R। देखो है कि नहीं है? किसी टाइम पे अगर इस पे चार्ज Q आया है तो चार्ज के कारण उसके सरफेस पे पोटेंशियल बन गया वहां पे कितना? KQ/R। अच्छा, अब पोटेंशियल का मतलब क्या है? पोटेंशियल का मतलब है 1 कूलम चार्ज को अगर मैं लेके आऊं तो इतना वर्क होगा उस इंस्टेंट पे। अब मान लो हम फर्दर dq चार्ज को मूव कराते हैं, तो देखो यहां का पोटेंशियल मालूम है, इंफिनिटी का पोटेंशियल क्या होता है? 0 होता है। तो जिन दो पॉइंट की हम बात कर रहे हैं उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? KQ/R है। देखो ऐसा है कि नहीं है? शेल का पोटेंशियल KQ/R है, इंफिनिटी का 0 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है 1 कूलम चार्ज को लाने में किया गया वर्क। अब मैं अगर फर्दर dq चार्ज को मूव कराऊंगा तो स्मॉल अमाउंट का वर्क होगा वहां पे dq इंटू v। तो जो भी स्मॉल अमाउंट का वर्क होगा वो हो जाएगा KQ/R, v इंटू क्या हो गया? dq। देखो है कि नहीं वहां पे? और ध्यान है, ये तो स्मॉल अमाउंट का वर्क हुआ है और ऐसे तो हम कई बार dq चार्ज लेके आएंगे तो हर बार हमें वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा। टोटल के लिए इसको हम इंटीग्रेट करें और बताओ जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो K/R तो कांस्टेंट है, बचेगा वहां पे क्या? Q dq। अब चार्ज कहां से कहां वेरी कर रहा है? चार्ज वेरी कर रहा है 0 से लेके कैपिटल Q तक। देखो है कि नहीं वहां पे? तो जो टोटल वर्क हमें परफॉर्म करना पड़ा, ध्यान है ये वर्क किसने परफॉर्म किया? ये वर्क परफॉर्म किया है एक्सटर्नल एजेंट ने। क्योंकि हम कहां से कहां जा रहे हैं? हम जा रहे हैं A से B। तो रिजल्ट याद होगा, पोटेंशियल डिफरेंस लिखते थे VB माइनस VA और ये था वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो ये जो भी वर्क है, ये वर्क हमने कैलकुलेट किया है किसका? एक्सटर्नल एजेंट का। अब बताओ इंटीग्रेट करोगे K/R तो कांस्टेंट, स्मॉल q का क्या हो गया? स्मॉल q का Q²/2। इंटीग्रेट करो 0 से लेके कैपिटल Q तक। अब 0 से कैपिटल Q जाओगे तो रिजल्ट हो जाएगा KQ² बाय 2R। क्लियर? तो ये रिजल्ट हमें ध्यान रखना है कि इस शेल को जब हमने टोटल चार्ज कितना दिया है? कैपिटल Q, तो उस केस में हमने इतना वर्क परफॉर्म किया है। अब जो भी हमने वर्क परफॉर्म किया है तो वर्क कहां गया? जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, अगर मान लो ग्राउंड है, ग्राउंड पे एक ब्लॉक रखा हुआ है और ब्लॉक को हम कुछ हाइट तक लेके जाते हैं तो हमें वर्क परफॉर्म करना पड़ता है और हमारा वर्क mgh के बराबर होता है। देखो है कि नहीं वहां पे? फिर वहां पे हम बोलते थे कि हमने जो भी वर्क परफॉर्म किया वो क्यों परफॉर्म किया? क्योंकि अर्थ इसको अट्रैक्ट कर रही है
और उसके अगेंस्ट हमें क्या करना पड़ा है, वर्क परफॉर्म करना पड़ा है। तो यहां पे भी सेम चीज है, जब हम dq चार्ज को लेके आते हैं तो आने वाला जो चार्ज है उसको पहले से वाला चार्ज रहेगा अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण रिपेल करेगा और उसके अगेंस्ट हमें वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा। तो सेम चीज यहां पे है। अच्छा, वर्क जाता कहां पे, जो भी हमने वर्क परफॉर्म किया वो इस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर जाता है। तो सेम चीज यहां पे, टोटल चार्ज देने में हमने जो वर्क परफॉर्म किया वही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर गया और उसी को हम बोलते हैं वहां पे सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी। तो इस शेल की जो सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला होता है kq²/2r। क्लियर इतना? तो इतना नोट डाउन कर लो और ये फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला हमारा क्या है, kq² कितना हो गया, 2r। क्लियर? अब नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो वहां पे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सॉलिड स्फीयर। और ये नॉन कंडक्टिंग है क्योंकि यहां पे हम एक अब हाइपोथेटिकल केस की बात कर रहे हैं जहां पे चार्ज पूरे वॉल्यूम में गया है। तो हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सॉलिड स्फीयर। जो भी सॉलिड स्फीयर है वो तुम्हारा यहां पे नॉन कंडक्टिंग है। तो अब यहां पे हम बात कर रहे हैं एक हाइपोथेटिकल केस की। इसका रेडियस r। वैसे क्या होता है, वैसे जब भी हम चार्ज देते हैं चार्ज जाता है सरफेस पे, लेकिन यहां चार्ज सरफेस पे नहीं गया है, चार्ज जो है वो पूरे वॉल्यूम में गया है। तो जो भी चार्ज है, चार्ज हमारा पूरे वॉल्यूम में। और मान लो कितना चार्ज है, तो ये Q चार्ज है जो तुम्हारे यहां पे क्या है, पूरे वॉल्यूम में गया है। अच्छा, सबसे पहले कैलकुलेट कर लो डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब क्या हो गया, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये कितने वॉल्यूम पे गया, तो ये गया 4/3πr³। देखो है कि नहीं वहां पे। अब सबसे पहले हमें रिजल्ट क्या यूज करना है, सबसे पहले हमें रिजल्ट यूज करना है किसी t टाइम पे। देखो जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ होगा तो हमने चार्ज सबसे पहले सेंटर पे लाके प्लेस किया होगा, फिर हम चार्ज और लेके आएंगे, फिर चार्ज हम और लेके आएंगे। अब बताओ जैसे जैसे हम चार्ज ऐड करते जाएंगे स्फीयर का साइज वहां पे ग्रो करता जाएगा। समझ में आ रहा है? सबसे पहले हम फर्स्ट चार्ज को लेके आए, फिर कंटिन्यूअसली हम चार्ज को ऐड करते जा रहे हैं। अब जैसे हम कंटिन्यूअसली चार्ज को ऐड करते जाएंगे स्फीयर का साइज वहां पे बढ़ता जाएगा। फाइनली जाके उसका साइज r बन जाएगा और r रीजन में वो कैपिटल Q चार्ज को क्या कर रहा होगा, स्टोर कर रहा होगा। तो अब हमें बताना है कि इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। तो अब ये मान लो किसी t टाइम पे जो स्फीयर है उसका r रेडियस ग्रो कर चुका है। किसी टाइम पे r रेडियस वहां पे ग्रो कर चुका है और ये चार्ज अभी हमारा पूरे वॉल्यूम में। देखो यही है कि नहीं वहां पे। अच्छा, अब मुझे तुम ये बताओ कि इसके सरफेस पे पोटेंशियल कितना है। अब ध्यान, हम एक हाइपोथेटिकल केस की बात कर रहे हैं और हाइपोथेटिकल केस में तुम्हें याद होगा पोटेंशियल इनसाइड। वहां पे याद होगा इस तरह से हमने एक शेल लिया था, शेल का रेडियस r था, स्फीयर का रेडियस r था, चार्ज पूरे वॉल्यूम में था और वहां पे हमने स्मॉल r डिस्टेंस पे एक पॉइंट लिया था और उसका पोटेंशियल कैलकुलेट किया था। अब बताओ जो पोटेंशियल था उसका फॉर्मूला था kq/2r³। k
के क्यूब बाय 2r क्यूब, साथ में था वहां पे 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। देखो यही था कि नहीं था वहां पे? जो फॉर्मूला था के क्यूब बाय 2r क्यूब 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। अब वहां पे हमने ये भी बोला था कि अगर स्मॉल r कैपिटल R के बराबर हो जाए तो इसका मतलब क्या है, स्मॉल r अगर कैपिटल R के बराबर हो गया तो ये पॉइंट कहां पहुंच गया, ये पॉइंट पहुंच गया उसके सरफेस पे। अब चेक करो पोटेंशियल कितना होगा, तो जो पोटेंशियल हो जाएगा वो हो जाएगा के क्यूब बाय 2r क्यूब, यहां पे हो जाएगा 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, तो ये हो गया 2r स्क्वायर। पोटेंशियल जो रहेगा वो हो जाएगा के क्यू बाय r, लेकिन क्यू वो चार्ज है जो उस रीजन में प्रेजेंट है। तो यहां पे अगर हम बात करें तो बताओ कितना चार्ज अभी प्रेजेंट होगा। तो मान लो अभी यहां पे Q चार्ज प्रेजेंट है। Q चार्ज की वैल्यू क्या होगी? Q चार्ज की वैल्यू होगी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। देखो है कि नहीं है वहां पे? हमें सबसे पहले ये देखना है कि यहां पे कितना चार्ज इंक्लोज्ड है। तो Q की वैल्यू, रो का मतलब क्या हो गया, Q अपॉन 4/3 पाई r क्यूब, और यहां पे था 4/3 पाई r क्यूब। देखो है कि नहीं है वहां पे? जो भी चार्ज रहेगा वो हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी थी Q अपॉन 4/3 पाई r क्यूब। देखो ये कि नहीं वहां पे? इंटू वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दो 4/3, ये सब कैंसिल आउट होगा, रिजल्ट हो जाएगा Q इंटू आर क्यूब बाय आर क्यूब। देखो ये कि नहीं वहां पे? अब किसी टाइम पे अगर Q चार्ज है, किसी टाइम पे अगर यहां पे Q चार्ज है तो उसके कारण जो पोटेंशियल बनेगा उसका फॉर्मूला हो जाएगा K इंटू क्यू अपॉन स्मॉल r। देखो है कि नहीं वहां पे? देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है इतना? पे हमें रेडियस लेना है पूरे स्फेयर का, तो यहां पे रेडियस हो गया स्मॉल r। अब वैल्यू क्या हो जाएगी? वैल्यू पुट करो वहां पे, K बाय r, स्मॉल q की जगह पुट करोगे क्यू आर क्यूब बाय आर क्यूब, तो जो पोटेंशियल आएगा वो आएगा क्यू के आर स्क्वायर बाय आर क्यूब। देखो चेक करो, यही तुम्हारा चार्ज होगा। चार्ज तो ये होगा, चार्ज के कारण सरफेस पे पोटेंशियल हो जाएगा के स्मॉल क्यू बाय स्मॉल आर। ये क्यू की वैल्यू मैंने वहां पे पुट कर दी है। देखो है कि नहीं वहां पे? अब यहां पे पोटेंशियल मालूम है, इंफिनिटी पे 0, तो यहां से यहां तक लाने में पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा के क्यू आर स्क्वायर बाय आर क्यूब। देखो यही पोटेंशियल डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? अब मान लो हमने अगर फर्दर चार्ज डी क्यू मूव कराया, अगर यहां पे हमने फर्दर चार्ज डी क्यू मूव कराया तो वर्क डन कितना होगा? वर्क डन हो जाएगा वहां पे चार्ज डी क्यू इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा के क्यू आर स्क्वायर बाय कितना? आर क्यूब। देखो है कि नहीं है वहां पे? तो अगर मैं स्मॉल अमाउंट का डी क्यू चार्ज मूव कराऊंगा तो इतना मुझे वर्क वहां पे क्या करना पड़ेगा? परफॉर्म करना पड़ेगा। अब जब ये डी क्यू चार्ज यहां पे आएगा तो बताओ इसका रेडियस आर रहेगा क्या? जैसे डी क्यू चार्ज आएगा इसका रेडियस थोड़ा और बढ़ जाएगा। देखो है कि नहीं यहाँ पे? इस तरह से चार्ज यहां पे एक्यूमुलेट हो गया, और चार्ज एक्यूमुलेट हो गया तो उसने रेडियस को बढ़ा दिया। मान लो उसने रेडियस को कितने से बढ़ाया? रेडियस को उसने बढ़ाया dr से। तो बताओ जो भी dq चार्ज है, जो भी dq चार्ज है उसने रेडियस को dr से बढ़ा दिया। तो बताओ ये dq चार्ज इसी रीजन में प्रेजेंट है कि नहीं? तो इस dq चार्ज को क्या लिखोगे? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। देखो है कि नहीं है वहां पे? तो जब मैं dq चार्ज को लेके आऊंगा, डेंसिटी का मतलब q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब इंटू
4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। देखो है कि नहीं है वहां पे। अब अगले स्टेप में क्या होगा, 4 पाई तो क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया, रिजल्ट हो जाएगा 3Q आर स्क्वायर बाय आर क्यूब इंटू डी आर। देखो है कि नहीं है वहां पे। तो जब स्मॉल अमाउंट का वर्क डन हुआ तो रिजल्ट हो गया KQ आर स्क्वायर आर क्यूब। अब इस DQ की वैल्यू पुट कर दो, इस DQ की जगह हम लोग पुट कर सकते हैं 3Q आर स्क्वायर बाय आर क्यूब इंटू क्या हो गया, DR। देखो यही स्मॉल अमाउंट का वर्क है कि नहीं है वहां पे। अब ऐसे तो हम कई बार DQ चार्ज को मूव करा रहे होंगे, टोटल के लिए इसको हम यहां पे क्या करें, इंटीग्रेट करें। अब बताओ टोटल के लिए जब इंटीग्रेट करेंगे तो वर्क डन क्या हो जाएगा। अब बताओ क्या चीज कांस्टेंट है, 3K, फिर ये हो जाएगा Q स्क्वायर, 3K Q स्क्वायर अपॉन R टू दी पावर 6। अब यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा R टू दी पावर 4, R टू दी पावर 4 का इंटीग्रेशन हो गया R टू दी पावर 5/5। और इसका रेडियस कहां से कहां ग्रो कराना है, 0 से लेके कैपिटल R तक। अब बताओ जो टोटल वर्क हमने परफॉर्म किया वो कितना परफॉर्म किया, टोटल वर्क हो जाएगा वहां पे 3K Q स्क्वायर, R टू दी पावर 5 कैंसल आउट हो जाएगा लिमिट पुट करने के बाद, तो ये हो जाएगा 3K Q स्क्वायर अपॉन क्या हो गया 5R। यही वर्क डन है और यही हमारी वहां पे सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी है। क्लियर इतना। तो यहां पे अगर मैं पूछ रहा हूं कि इससे पहले हमने शेल की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करी थी, शेल की पोटेंशियल एनर्जी क्या निकल के आई थी, शेल की जो सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी आई थी, चेक करो उसकी वैल्यू थी वहां पे KQ स्क्वायर बाय 2R। देखो यही पोटेंशियल एनर्जी आई थी कि नहीं आई थी। तो शेल जो शेल था उसकी सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी KQ स्क्वायर बाय 2R है, और जो सॉलिड है उसकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई 3KQ स्क्वायर बाय कितना हो गया 5R। क्लियर है इतना यहाँ पे। तो इतना नोट डाउन कर लो यहाँ पे, और ये रिजल्ट ध्यान रखना है, शेल का और स्फेयर का ये फॉर्मूला आगे कई जगह वहां पे यूज होगा। तो इतना नोट डाउन करो, फिर मैं यहां पे क्वेश्चन डिक्टेट करता हूं वहां पे। तो उससे पहले नोट डाउन कर लो, रिजल्ट क्या आ गया था 3KQ स्क्वायर बाय 5R। लिखो पहला क्वेश्चन, लिखो वहां पे पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस कैपिटल R विथ यूनिफॉर्म चार्ज स्मॉल q इज एक्सपांडेड टू अ रेडियस 2R। अ स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस कैपिटल R विथ यूनिफॉर्म चार्ज स्मॉल q इज एक्सपांडेड टू अ रेडियस 2R। Find the work performed by electric forces and external agent against electric forces in this process। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है वर्क डन, फाइंड द वर्क परफॉर्म्ड बाय द इलेक्ट्रिक फोर्सेस एंड एक्सटर्नल एजेंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्सेस इन दिस प्रोसेस। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहां बेसिकली हमें फॉर्मूला यूज करना है सीधे। अब देखो न्यूमेरिकल में क्या बोल रहा है, न्यूमेरिकल में बोल रहा है कि हमारे पास एक शेल है,
शेल को चार्ज दिया Q, शेल का रेडियस कितना है, शेल का रेडियस वहां पे R है। अच्छा, अब शेल को अगर हमने Q चार्ज दिया है तो ये चार्ज कहां से आया, इन्फिनिटी से है, और इन्फिनिटी से आया है तो इसके ऊपर वर्क हुआ है, और वो वर्क इसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर गया है। और पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला था वो कितना था, वो था K Q स्क्वायर बाय 2R। देखो यही रिजल्ट है कि नहीं है, K Q स्क्वायर बाय 2R। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जो शेल है उसके रेडियस को हमने अब बढ़ा दिया और किसी तरह से उसका रेडियस हमने 2R कर दिया। अब ध्यान है, शेल का रेडियस बढ़ाया है, चार्ज तो अभी भी मेरा वहां पे क्या है, सेम है। तो अब मैं अगर तुमसे बोलता हूं कि अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो अब पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी K Q स्क्वायर बाय कितना था, 2 इंटू 2R, तो रिजल्ट हो जाएगा K Q स्क्वायर बाय 4R। अब मैंने क्या बोला है, मैंने बोला है कि जब भी फिजिक्स में कोई प्रोसेस होता है, अगर कुछ नहीं बोल रहा है तो हमें यह मान के चलना है कि वो प्रोसेस मेरा स्लो रहा होगा, और वो प्रोसेस अगर स्लो है इसका मतलब है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो यहां पे अगर मैं वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करूं तो मैं क्या लिखूंगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट प्लस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0। अब वहां पे हमने ये भी पढ़ा है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज को हम क्या लिखते हैं, चेंज को हम लिखते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। तो ध्यान है, ये इनिशियल पोजीशन है और ये तुम्हारी फाइनल है, तो रिजल्ट वहां पे हो जाएगा K Q स्क्वायर बाय 4R माइनस कितना, K Q स्क्वायर बाय 2R। देखो है कि नहीं वहां पे, तो जो भी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी माइनस K Q स्क्वायर बाय 4R। देखो है कि नहीं वहां पे, K Q स्क्वायर बाहर आ जाएगा, 1/4 माइनस हाफ, तो ये कितना हो गया, माइनस K Q स्क्वायर बाय 4R। डेल्टा U की वैल्यू पुट करो। तो क्वेश्चन का जो एक पार्ट था उसमें पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितना वर्क परफॉर्म किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क हो जाएगा K Q स्क्वायर बाय 4R। लेकिन क्वेश्चन में अगर पूछ रहा है कि एक्सटर्नल एजेंट ने कितना वर्क परफॉर्म किया, तो WC की वैल्यू पुट कर दोगे, तो यहां पे हम बोलेंगे वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट कितना हो गया, माइनस K Q स्क्वायर बाय 4R। तो यही हमारा यहां पे क्या है, वर्क डन है। फॉर्मूला वहां पे क्या था, फॉर्मूला था K Q स्क्वायर बाय 2R। देखो यही कि नहीं, वहां पे एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशन सही किया कि नहीं सही किया यहां पे, और चाहो तो बाद में K की वैल्यू पुट कर देना। फिर लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन वहां पे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, टू नॉन कंडक्टिंग हॉलो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेयर, two non-conducting hollow uniformly charged sphere of radii R1 and R2 with charges Q1 and Q2 respectively are placed at a distance small r. Find out total energy of the system. तो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अब जो क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है वहां पे कि हमारे पास दो नॉन कंडक्टिंग शेल है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वहां पे, टू नॉन कंडक्टिंग हॉलो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेयर। तो यहां पे हम ये मान के चल रहे हैं कि जो चार्ज है, क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोल रहा है कि चार्ज पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो जो भी चार्ज है, चार्ज हम कहां पे लेके चलेंगे, उसके सरफेस पे। अच्छा, अब इसको चार्ज दिया Q1, इसका रेडियस कितना है, R1, फिर इससे R डिस्टेंस पे
हमारे पास एक और शेल है और जो दूसरा शेल है उसका रेडियस हो गया वहां पे R2 और उसको हमने चार्ज दे दिया वहां पे Q2। अब ध्यान, क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करने लिए बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड आउट टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो हमें पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। अब ध्यान है ना, कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्वेश्चन में पूछता है कि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो फॉर्मूला क्या होता है? जब भी हम किसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, किसके लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं? हम कैलकुलेट कर रहे हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अगर हमारे पास कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और उसकी हमें पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है सिस्टम की, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? फॉर्मूला होगा एक तो सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इंटरेक्शन। अगर हमारे पास ऐसी बॉडीज हैं जहां पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस है और उस केस में हमें सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? एक तो हम कंसीडर करेंगे दोनों जितनी बॉडीज होंगी सबकी इंडिविजुअल सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी और साथ में हम लेंगे इंटरेक्शन की। अब कैसे कैलकुलेट करोगे? सबसे पहले तो लिखो सेल्फ। बताओ इसके कारण कितना था? तो इसके कारण हो जाएगा KQ1 स्क्वायर बाय कितना? 2R1। इसके कारण कितना? इसके कारण हो जाएगा KQ2 स्क्वायर बाय 2R2। देखो है कि नहीं वहां पे? सबसे पहले ये इमेजिन करो कि यहां पे Q1 चार्ज आएगा, तो यहां पे जो Q1 चार्ज आएगा, देखो इसको ऐसे समझेगा। सबसे पहले मान लो शेल 1 है, इसको हम चार्ज दे रहे हैं, यहां पे भी कोई चार्ज नहीं दिया, तो इस पे अब चार्ज दोगे तो क्या होगा? पहले किसी टाइम पे Q चार्ज आया, फिर DQ चार्ज मूव कराया, अब ऐसे हम चार्ज देते गए। अब जब चार्ज को मूव करा रहे हो तो जो ऑलरेडी चार्ज आ चुका है वो इसको क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है। उसके अगेंस्ट हमने वर्क परफॉर्म किया जिसके कारण ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई। क्लियर हुआ इतना? फिर देखो, अब ये जो शेल है इस पे शेल पे तो Q1 चार्ज आ चुका है, इस शेल पे Q1 चार्ज आ चुका है जिसके कारण ये एनर्जी है। अब यहां पे एक और शेल है, यहां पे एक और शेल है, अभी इस पे कोई चार्ज नहीं है। अब मान लो हम चार्ज लेके आ रहे हैं, किसी टाइम पे मान लो इस पे चार्ज आ चुका है स्मॉल q, अब हम फर्दर चार्ज dq मूव करा रहे हैं। अब सोच के बताओ तो मुझे यहां पे कि जब मैं यहां पे फर्दर dq चार्ज को मूव कराऊंगा तो मुझे किस किस के अगेंस्ट वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा? तो जो चार्ज ऑलरेडी आ चुका है वो तो इस चार्ज को क्या कर रहा होगा? रिपेल कर रहा होगा, और रिपेल कर रहा होगा तो इसके अगेंस्ट हमें वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा? और जब हमें इसके अगेंस्ट वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा तो उसके कारण ये एनर्जी आ जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, जब मैं इस dq चार्ज को मूव कराऊंगा तो ये जो Q1 चार्ज ऑलरेडी आ चुका है ये भी इसको क्या कर रहा होगा? रिपेल कर रहा होगा। और ये अगर इसको रिपेल कर रहा है इसका मतलब है कि अब इस dq चार्ज को जब हम मूव कराएंगे तो इसके अगेंस्ट भी वर्क करना है और इसके अगेंस्ट भी वर्क करना है। इसके अगेंस्ट जो वर्क होगा वो तो सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी में चला जाएगा, लेकिन इसके अगेंस्ट जो वर्क होगा वो कहलाएगी तुम्हारी वहां पे इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी। अब बताओ इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करें? एक तो तरीका क्या है, Q1 चार्ज के कारण वहां पोटेंशियल निकाल लिया। पोटेंशियल कैसे निकालोगे? जो इसके कारण सेंटर पे बनेगा वही उसके कारण कहां पे बन जाएगा? सरफेस पे बन जाएगा। तो इसके कारण यहां पोटेंशियल निकालो, dq चार्ज लेके आया, वर्क डन मिल गया, टोटल को इंटीग्रेट कर दो। या फिर दूसरा तरीका क्या है, फाइनली इस पे Q1 चार्ज आ चुका है, फाइनली इस पे Q2 चार्ज आ चुका है, इन दोनों चार्ज को हम लोग कहां मान सकते हैं? इन दोनों चार्ज को हम सेंटर पे मान सकते हैं।
तो ये जो सिस्टम रहेगा, ये सिस्टम 2 पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। अब बताओ, इन दोनों का जब इंटरेक्शन होगा तो जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो आएगी KQ1 Q2 बाय R। क्लियर? अब इस पोटेंशियल एनर्जी को और इस पोटेंशियल एनर्जी को ऐड करोगे तो हमें क्या मिलेगी? हमें मिलेगी सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? के की वैल्यू बाद में वहां पे क्या कर देना, पुट कर देना, सबको ऐड कर देना और चेक कर लेना कितनी आती है पोटेंशियल एनर्जी वहां पे। क्लियर इतना? अच्छा, अब नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे एनर्जी डेंसिटी। ये क्लियर हो ही नहीं क्लियर हुआ? जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे सिस्टम की तो एक पोटेंशियल एनर्जी सेल्फ होगी और दूसरी वहां पे इंटरेक्शन के कारण आएगी। ऐसा कब होगा? जब हम बात कर रहे होंगे वहां पे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। अब मैं बोल रहा हूं कि नेक्स्ट हेडिंग डालो और नेक्स्ट हेडिंग लिखो वहां पे एनर्जी डेंसिटी। हमें डेरिवेशन से मतलब नहीं है फॉर्मूले के, तो इसकी डेफिनेशन लिखो और वहां पे इस फॉर्मूले को हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। तो देखो लिखो वहां पे एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी इज डिफाइंड एज एनर्जी स्टोर्ड इन यूनिट वॉल्यूम इन एनी इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू क्या हो गया, ई स्क्वायर। तो देखो मैंने क्या बोला, एनर्जी डेंसिटी को हम लोग क्या डिफाइन कर रहे हैं, जो भी एनर्जी डेंसिटी है उसको हम डिफाइन कर रहे हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, जब भी हम बात करते हैं एनर्जी की तो एनर्जी स्टोर्ड होती है। कहां एनर्जी स्टोर्ड होगी? तो ध्यान रखना, एनर्जी हमेशा स्टोर्ड होती है फील्ड में। किस फील्ड की हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कंजर्वेटिव फील्ड की। अगर हमारे पास कोई भी कंजर्वेटिव फील्ड है तो वो वहां पे एनर्जी क्या कर रही होगी, स्टोर कर रही होगी। होगा नहीं हुआ? और बाद में वही एनर्जी हमारी फुल्ली क्या होती है, रिकवर हो जाती है। तो हम लोग जब बोलते हैं कि एनर्जी स्टोर्ड हो रही है तो एनर्जी स्टोर्ड हो रही है किसमें, फील्ड में। अब ग्रेविटेशनल फील्ड होगी तो वो एनर्जी स्टोर करेगा। अभी हम किस फील्ड की बात कर रहे हैं? अभी हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। क्लियर? तो अगर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की या फिर हम बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड की, तो ये सब मेरी वहां पे कंजर्वेटिव फील्ड हैं। और जब भी फील्ड कंजर्वेटिव होगी तो वो वहां पे एनर्जी क्या कर रही होगी, स्टोर कर रही होगी। क्लियर है इतना? अच्छा, जो भी देखो एनर्जी कहां स्टोर्ड हुई है, एनर्जी स्टोर्ड हुई है फील्ड में। इस केस में एनर्जी स्टोर्ड होगी कहां पे, इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिट वॉल्यूम अगर कंसिडर करते हो तो वहां पे जो एनर्जी डेंसिटी बनती है, तो मान लो ईडी का मतलब है एनर्जी डेंसिटी और उसका फॉर्मूला है हाफ ई स्क्वायर। ये जो ई रहता है इसको हम लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। अगर मीडियम हमारा क्या है, एयर है, तब तो ये 1 हो जाता है। तो जो भी एनर्जी डेंसिटी होती है उसका फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू ई स्क्वायर। जनरल फॉर्मूला यही है। एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या है? एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी स्टोर्ड इन यूनिट वॉल्यूम। क्लियर? तो जब भी मैं तुमसे बोल रहा हूं कि कोई फील्ड है तो वो फील्ड होगी तो वो एनर्जी वहां पे क्या कर रही होगी, स्टोर कर रही होगी।
एनर्जी रिकवर होगी या नहीं रिकवर होगी वो डिपेंड कर रहा है किसका नेचर कैसा है। कंजर्वेटिव होगी तो एनर्जी वहां पे क्या हो जाएगी, रिकवर हो जाएगी। अब लिखो इस पे जरा क्वेश्चन। तो हमें डेरिवेशन से मतलब नहीं है, लेकिन जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो इस फॉर्मूले को हम लोग कई जगह वहां पे यूज करते हैं। लिखो अब जो पहला क्वेश्चन है वहां पे एनर्जी डेंसिटी का, तो लिखो वहां पे फाइंड आउट एनर्जी स्टोर्ड, फाइंड आउट एनर्जी स्टोर्ड इन एन इमेजिनरी क्यूबिकल वॉल्यूम ऑफ साइड ए इन फ्रंट ऑफ एन इनफाइनाइटली लार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हमारे पास यहां पे एक नॉन कंडक्टिंग शीट है और ये इनफाइनाइट लॉन्ग है। अच्छा, इनफाइनाइट लॉन्ग होगी तो वहां पे याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा राइट की ओर थी, इस साइड राइट की ओर, इस साइड लेफ्ट की ओर, और फॉर्मूला था वहां पे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। जिस इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात कर रहे हैं अभी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी कैसी है, यूनिफॉर्म है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके पास में हमें क्या करना है, क्यूब को इमेजिन करना है जिसकी साइड की लेंथ ए है। तो यहां पे इस तरह से क्यूब को इमेजिन करें। अब जो भी क्यूब है, इस क्यूब से इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां पे, और यहां पे ना क्यूबिकल सरफेस हमने इमेजिन किया, कोई कंडक्टर नहीं है यहां पे। तो बेसिकली यहां पे क्या है, यहां पे हमने क्यूबिकल सरफेस को इमेजिन किया है। अब बताओ एनर्जी डेंसिटी क्या होती है। एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी है। तो यूनिट वॉल्यूम में एनर्जी हो जाएगी हाफ एप्सिलॉन नॉट, कुछ नहीं है तो मीडियम एयर मानना है, हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। अब बताओ ई स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, ई स्क्वायर का मतलब हो गया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। देखो है कि नहीं है। तो जो भी एनर्जी डेंसिटी है वो हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट सिग्मा स्क्वायर 8 एप्सिलॉन नॉट। देखो ये एनर्जी डेंसिटी है कि नहीं। एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है यूनिट वॉल्यूम में इतनी एनर्जी, और ध्यान है ये कांस्टेंट है हर जगह इस केस में। तो यूनिट वॉल्यूम में अगर इतनी एनर्जी होगी तो यहां पे टोटल वॉल्यूम कितना है, यहां पे टोटल वॉल्यूम ए क्यूब है। तो जो एनर्जी आएगी वो हो जाएगी वहां पे एप्सिलॉन नॉट सिग्मा स्क्वायर 8 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए क्यूब। देखो है कि नहीं यहां पे। तो यही तुम्हारी वहां पे क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी जो इस रीजन में स्टोर रही है। क्लियर। तो जो भी एनर्जी स्टोर होगी वो एनर्जी होगी स्टोर होगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब जैसे देखो इसी रिजल्ट को हम फिर से यूज करते हैं। अब जैसे मैंने तुमसे क्या बोला था कि यहां पे एक शेल था, शेल को हमने चार्ज दिया था Q, रेडियस कितना था R, और वहां पे हमने इस शेल की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करी थी। अब बताओ शेल की पोटेंशियल एनर्जी आई थी KQ स्क्वायर बाय 2R। देखो है कि नहीं यहां पे। अब यहां पे हम इसी रिजल्ट को डिराइव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहां पे हम कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं एनर्जी डेंसिटी का। मैंने क्या बोला, एनर्जी फील्ड में स्टोर होगी। अब बताओ इनसाइड शेल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है क्योंकि शेल ने कोई चार्ज इंक्लोज नहीं किया है। तो शेल के अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी तो एनर्जी जो रहेगी U इनसाइड वो भी क्या होगी, जीरो होगी। इसका मतलब है शेल ने अंदर कोई एनर्जी स्टोर नहीं करी है। अब बताओ शेल के सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड चलती है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक जाती है, इंफिनिटी तक जाती है। इसका मतलब है सरफेस से लेके इंफिनिटी तक जो भी फील्ड होगी उसमें इतनी एनर्जी हमारी क्या रही होगी, स्टोर रही होगी।
अब कैसे कैलकुलेट करें वहां पे, तो सबसे पहले हम लोगों ने यहां पे एक शेल लिया, यहां पे इस तरह से एक शेल लो जिसका रेडियस x है और इसकी थिकनेस वहां पे लो dx। समझ में? अब बताओ, अगर मैं शेल से बाहर चले जाऊं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? बाहर अगर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर। देखो यही इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं? अब इस रीजन में एनर्जी कितनी स्टोर्ड है? इस रीजन में अगर एनर्जी स्टोर्ड है डी यू, तो कैसे मिलेगी एनर्जी? तो फॉर्मूला था हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। ये तो हो गया यूनिट वॉल्यूम में इतनी एनर्जी है। इस रीजन में अगर हम यूनिट वॉल्यूम कंसिडर करेंगे तो उसका इतनी एनर्जी होगी हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। अभी यहां पे कितना वॉल्यूम है? तो यहां पे वॉल्यूम है 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू क्या हो गया dx। अब अगले स्टेप में हम क्या बोलेंगे? एनर्जी क्या हो जाएगी? एनर्जी हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट बाई 2 ई का स्क्वायर, तो ये हो गया के स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स टू दी पावर 4 इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू dx। देखो है कि नहीं है वहां पे? अच्छा, ये जो एनर्जी है, देखो चेक करो ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है यहां पे? रिलेशन जो रहेगा, देखो ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है यहां पे? अच्छा, अब ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी तो इस रीजन में स्टोर्ड है। अब बताओ, ऐसे तो यहां पे नंबर ऑफ शेल्स होंगे कि नहीं होंगे? सब में एनर्जी स्टोर्ड है। टोटल के लिए हमें इसे इंटीग्रेट करना है, कहां से कहां तक करना है? सरफेस से लेके इंफिनिटी तक। तो x की वैल्यू वेरी करेगी r से लेके इंफिनिटी तक। अब बताओ, जब हम इसको इंटीग्रेट करने जाएं तो क्या चीज बाहर निकालें? पहले तो हो गया 4 पाई, फिर एप्सिलॉन नॉट के स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन 2x टू दी पावर 4। अच्छा, x तो वेरी कर रहा है, यहां पे बचेगा केवल क्या? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। देखो ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अगले स्टेप में क्या कर दो? ये हो जाएगा 2। देखो है कि नहीं वहां पे? इतना बन रहा है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट के स्क्वायर क्यू स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। एक्स की वैल्यू वेरी कर रही है r से लेके इंफिनिटी तक। अब बताओ, जब इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी? u की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई एप्सिलॉन नॉट के स्क्वायर क्यू स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का माइनस 1 बाय एक्स। और कहां से कहां इंटीग्रेट करना है? हमें इंटीग्रेट करना है r से लेके इंफिनिटी तक। अब जो भी पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो हो जाएगी 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब के क्यू स्क्वायर, और यहां पे मैं एक के की वैल्यू पुट कर रहा हूं, एक के की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। माइनस साइन बाहर निकाल लो तो 1 अपॉन इंफिनिटी माइनस 1 बाय आर, 1 अपॉन इंफिनिटी 0। तो चेक करना, केवल बचेगा वहां पे 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी, तो 1 बाय आर हो जाएगा, माइनस साइन था वहां पे। तो अगले स्टेप में रिजल्ट क्या हो गया? पाई से पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हुआ, रिजल्ट हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाय 2r। देखो ये कि नहीं वहां पे? तो ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी है जो उसने इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करी है? स्टोर करी है। क्लियर वहां पे? तो एक तरीका ये भी होता है कि हम क्या करें, पहले किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लें। इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है, यूनिट वॉल्यूम में एनर्जी स्टोर्ड होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो तो एनर्जी मिल गई उस वॉल्यूम में। टोटल के लिए इसको क्या कर दो? इंटीग्रेट कर दो। क्लियर वहां पे? अब जैसे देखो, फिर से पहला वाला केस देखो जरा।
जो इससे पहले हमने केस लिया था वहां पे हमारे पास क्या था, देखो अब जरा, इससे पहले जो हमने केस लिया था वहां पे क्या था, वहां पे था हमारे पास एक स्फेयर, स्फेयर का रेडियस r था और वहां पे चार्ज पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड था। देखो यही था कि नहीं था वहां पे, चार्ज कितना था वहां पे, तो जो भी चार्ज था, चार्ज वहां पे Q था, रेडियस कितना था R, डेंसिटी मैंने क्या लिखी थी, डेंसिटी लिखी थी वहां पे Q अपॉन 4/3 पाई R क्यूब। अब बताओ मुझे यहां पे कि अगर कोई स्फेरिकल बॉडी है और चार्ज पूरे वॉल्यूम में क्या है, प्रेजेंट है, चार्ज अगर पूरे वॉल्यूम में प्रेजेंट होगा तो हमें मालूम है कि अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और बाहर भी हमारे पास क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ये रिलेशन हम लोग ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं कि अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर भी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर भी होगी। इसका मतलब है कि इस रीजन में भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी, उसको बोलो U1, बाहर वाले रीजन में भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी U2, और दोनों पोटेंशियल एनर्जी U1 प्लस U2 को हम क्या कर दें, ऐड कर दें। तो फॉर्मूला मेरा क्या निकल के आया था, फॉर्मूला निकल के आया था 3kq² बाय 5r। देखो इतना है कि नहीं, वहां पे सॉलिड स्फीयर में जब चार्ज पूरे वॉल्यूम में था तो पोटेंशियल एनर्जी आई थी 3kq² बाय 5r। अब मान लो अगर क्वेश्चन में तुमसे पूछता है कि अंदर वाले रीजन में कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। अंदर वाले रीजन में अगर पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो सबसे पहले हम क्या करें, सबसे पहले यहां पे कंसीडर करो एक स्फीयर जिसका रेडियस x, देखो है कि नहीं वहां पे, यहां पे मान लो एक स्फीयर जिसका रेडियस वहां पे कितना है, x है। अच्छा अब बताओ यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद होगा, फॉर्मूला था ρr/3ε0। अगर पॉइंट अंदर है तो r की जगह वहां पे x पुट कर देना, रो की वैल्यू बाद में हम पुट कर देंगे वहां पे। तो चेक करो यही तुम्हारी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है वहां पे, देखो चेक करो है कि नहीं वहां पे। इस रीजन की अगर हम बात करें तो इस रीजन में यहां पे हमने एक स्फीयर ड्रॉ किया जिसका रेडियस मैंने कितना लिया, x लिया। अब मैं बोल रहा हूं कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी है कि नहीं है, Ex/3ε0। अच्छा अब यहां पे dx थिकनेस लो, ध्यान है ये इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू आउट नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड x डिस्टेंस पे है। अब x डिस्टेंस पे मैंने dx थिकनेस का एक एलिमेंट लिया। बताओ एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला था 12ε0 इंटू E²। पुट कर दो जरा, तो ये हो जाएगा 12ε0, E का मतलब हो गया ρ² x² बाय हो जाएगा 9ε0²। देखो है कि नहीं है, 12ε0 इंटू E², E की वैल्यू पुट कर दो तो ρ² x² बाय 9ε0। तो एनर्जी डेंसिटी कितनी आ गई, एनर्जी डेंसिटी आ जाएगी ρ² x² बाय 18ε0। देखो यही एनर्जी डेंसिटी है कि नहीं। एनर्जी डेंसिटी का मतलब है कि यहां पे अगर मैं यूनिट वॉल्यूम लूंगा तो उसके पास इतनी एनर्जी होगी। अब यहां पे टोटल वॉल्यूम कितना है, तो यहां पे जो एनर्जी du आएगी इस रीजन में वो हो जाएगी एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना हो गया, वॉल्यूम हो गया 4πx² इंटू dx। देखो है कि नहीं है। अब ऐसे तो यहां पे नंबर ऑफ शेल रहेंगे,
हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है। टोटल के लिए इसको हम इंटीग्रेट करें कहां से कहां तक, 0 से लेके r तक। तो इसको 0 से लेके r तक अब इंटीग्रेट करो। अब बताओ 0 से लेके r तक जब मैं इंटीग्रेट करने जाऊंगा तो क्या चीज कांस्टेंट है, 4 पाई रो स्क्वायर बाय 18 एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई रो स्क्वायर 18 एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, बचेगा केवल क्या, इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर 4 इंटू dx। देखो है कि नहीं है वहां पे, 4 पाई रो स्क्वायर बाय 18 एप्सिलॉन नॉट x टू दी पावर 4 इंटू dx। इसको इंटीग्रेट करना है 0 से लेके r तक। x टू दी पावर 4 का क्या हो गया, x टू दी पावर 5/5। देखो है कि नहीं वहां पे। अब अगले स्टेप में इसकी वैल्यू पुट कर दो, तो यहां जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी U1 वो हो जाएगी 4 पाई रो स्क्वायर 18 इंटू 5 90 एप्सिलॉन नॉट। देखो है ना, 4 पाई रो स्क्वायर 90 एप्सिलॉन नॉट इंटू r टू दी पावर 5। अब यहां पे क्या करना है, इस रो की वैल्यू को पुट करोगे तो रिजल्ट जो रहेगा वो रिजल्ट किसके टर्म में आ जाएगा, k और q के टर्म में आ जाएगा। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को k पुट कर देना होगा, क्लियर है ना। तो यहां से हमें u1 मिल जाएगा। अब तुम्हारा होमवर्क क्या है, u1 तो मैंने कैलकुलेट कर लिया। सिमिलरली अब तुम बाहर कोई पॉइंट लेना, यहां पे एक शेल कंसिडर करना, उसको पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना सेम ऐसे। अब यहां पे ऐसे नंबर ऑफ शेल है, इसको इंटीग्रेट करना, यहां से U2 मिलेगा। अब तुम्हें करना क्या है, U1 और U2 को ऐड करना है और प्रूफ करो कि ये एनर्जी आती है कि नहीं आती है, और ये रिजल्ट बन के आएगा। क्यों बन के आएगा, क्योंकि एनर्जी हमेशा फील्ड में स्टोर हो रही है। फील्ड अंदर भी है, फील्ड तुम्हारी बाहर भी है, क्लियर। तो ये अब तुम्हारा होमवर्क है, और इस होमवर्क में तुम्हें चेक करना है कि ये रिलेशन बनता है कि नहीं बनता है। यूज केवल इतना ही है कि जब भी हमें सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी की बात करेगा तो वहां पे हमें सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी क्या करनी पड़ती है, लिखनी पड़ती है। सेल्फ का मतलब, सेल्फ जो रहेगा उसका मतलब क्या है, इंफिनिटी से चार्ज को लाने में किया गया वर्क। वहां पे सिस्टम की बात करेगा तो सेल्फ भी आएगी, इंटरेक्शन भी आएगी, दोनों को ऐड करोगे तो वहां से हमें क्या मिलेगी, पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी, क्लियर हुआ। तो ये डेरिवेशन एक बार फिर से करके देखना, इस रिजल्ट को प्रूफ करना, और अब जो लास्ट क्लास आएगी हमारी पोटेंशियल एनर्जी की, वहां पे हम केवल न्यूमेरिकल की बात करेंगे। अब हम बात करेंगे किस तरह से पोटेंशियल एनर्जी के न्यूमेरिकल जो रहते हैं वो आते हैं, जिसपे हम क्या करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन यूज करेंगे और न्यूमेरिकल को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो अगला जो लेक्चर होगा वहां पे हम न्यूमेरिकल की बात करेंगे जो पोटेंशियल एनर्जी पे क्या होंगे, बेस्ड होंगे। तो नोट डाउन कर लो तुम लोग इसको।